पेट्रोल की कीमत तो हमारे देश में आसमान छू रही है। क्या यही कीमत सारे देशों में है? क्या सारे देश पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुके हैं, या केवल इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है जो अपना पेट भरने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है? कौन डिसाइड करता है पेट्रोल की कीमत? और क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी कीमत बढ़ रही है, घट रही है? आगे चल के इसकी कीमत कम होगी या बढ़ेगी, या क्या हम लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान? कितना प्रॉफिट जाता है पेट्रोल पंप वालों को, और ये बनता कैसे है? और इसके लिए जो कच्चा तेल होता है यानी क्रूड ऑयल, क्या हमारे देश में मिलता है या नहीं मिलता है? सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है केबी सिंह और आप देख रहे हैं A1 नॉलेज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। पेट्रोल की कीमत डिपेंड करती है कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल पर। अब क्रूड ऑयल क्या होता है डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। जैसे हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार रॉ मटेरियल का काम करता है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के लिए। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं बनता, तो इसका आंसर है हाँ, निकलता है, लेकिन इंडियन टोटल शेयर का लगभग 20%। यानी हमारे देश में असम, राजस्थान और गुजरात 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और ये इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल नहीं हो पाता कि हमारे देश की पूर्ति कर सके। इसलिए हमें 80% क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करना पड़ता है। 80% क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि गल्फ कंट्रीज क्या होती हैं? गल्फ कंट्रीज वो कंट्री होती हैं जहाँ पर क्रूड ऑयल निकलता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कितनी कंट्रियाँ गल्फ कंट्री में आती हैं। क्या केवल तेल निकलने से कोई कंट्री गल्फ कंट्री कहलाती है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए आपको GCC का मेंबर होना चाहिए। अब दिमाग में आया होगा कि GCC क्या होता है? GCC का मतलब होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब इसमें टोटल 6 कंट्रीज आती हैं। अब इन 6 कंट्रीज का नाम जो है सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, UAE और बहरीन, ये है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि क्या कोई और कंट्री नहीं है? इनफैक्ट अगर एक बात करें कि इराक भी UAE में ही आता है और वो भी पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है, तो क्या इराक गल्फ कंट्रीज में आता है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो GCC का मेंबर नहीं है। किसी भी वस्तु की प्राइस डिपेंड करती है उसके डिमांड एंड सप्लाई पर। यानी यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई घट जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और यदि किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है तो उसके प्राइस कम हो जाती है। अब इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल है और इसके लेने के लिए 6 लोग खड़े हैं और 6 लोगों के पास 500 रुपए हैं, तो ये पेट्रोल किसको मिलेगा? तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम किसी को भी रैंडमली दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। जिसके पास 500 रुपए से ज़्यादा पैसा होगा मैं पेट्रोल उसको दूंगा। कहने का मतलब अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी घट जाती है और उसके लेने वाले यानी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड इस समय बढ़ गई जिसके कारण उसकी प्राइजेस बढ़ गई हैं? तो इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली में होता ये है कि हमें जो क्रूड ऑयल मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस है $85 पर बैरल। यानी एक बैरल में होते हैं 159 लीटर्स। यानी अगर उसको हम लीटर में कन्वर्ट करें, 1 लीटर की कीमत 31 रुपीज़ 75 पैसे है, लेकिन हमें पे करना पड़ता है 89 to 90 रुपये। और इस समय तो कुछ स्टेट्स में इसकी कीमत 100 रुपए के भी ग्राफ को पार कर चुकी है। तो क्यों इतना पैसा हमें पे करना पड़ता है? क्या इसके पीछे कारण? तो आज सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। हुआ यूं कि लॉकडाउन में जो क्रूड ऑयल था उसके प्राइसेस इतने नीचे चले गए, इनफैक्ट वो माइनस में चले गए। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव चला गया, माइनस में। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय ना तो ट्रांसपोर्ट में चल रहा था, यानी कि ना तो कोई गाड़ियां चल रही थी, ना तो फैक्ट्री चल रही थी, और ना तो वायुयान चल रहे थे। तो उसका जो डिमांड था वो एकदम नीचे चला गया, और डिमांड नीचे होने के कारण सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने के कारण उस समय जो प्राइस था वो नेगेटिव में चला गया। हुआ यूं कि जब प्राइसेस कभी भी नीचे होती है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, और गवर्नमेंट के टैक्स का और प्राइस का क्या ग्राफ है उसको हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं। बात आती है कि हमारे कंट्री में पेट्रोलियम के प्राइस को डिसाइड कौन करता है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस समय हमारे प्राइस को कौन डिसाइड कर रहा है और किस बेस पे चल रही है। आजकल हमारे देश में डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का यूज किया जाता है पेट्रोल और डीजल के प्राइस को डिसाइड करने के लिए। अब डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है डिटेल में समझते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पर। यानी अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो सीधे पेट्रोलियम की कीमत अपने आप बढ़ेगी। यानी हर दिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट 6 बजे सुबह
पेट्रोल की कीमत को और डीजल की कीमत को चेंज करती है। इससे पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। 2010 से पहले जब कांग्रेस की सरकार, उससे पहले इसके प्राइजेस को गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी, यानी हर 15 दिन में इसके प्राइजेस बदले जाते थे। लेकिन हुआ एक्चुअली में यूं, अब जब गवर्नमेंट प्राइस इसकी डिसाइड करती थी तो उस समय दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे। पहला कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था तो लोग प्रोटेस्ट करने लगते थे। लोगों को पता था कि प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो इसके प्राइस फिर से नीचे हो सकती है। और दूसरा कि लोगों को पता होता था कि इसकी प्राइस 15 दिन पे चेंज होती है, यानी हर 15 दिन पे नई प्राइस आती है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो लोगों को पता है कि 15 दिन बाद हमारे यहाँ कंट्री में इसकी प्राइस भी बढ़ जानी है पेट्रोलियम की। तो लोग 15 दिन पहले ही पेट्रोलियम को स्टोर कर लेते थे अपने पास में। अब स्टोर करके जब रख लेते थे तो जब आगे ये प्राइजेस इनकी बढ़ती थी तो उनको ब्लैक में यानी स्मगल करते थे उसको, यानी ज़्यादा प्राइजेस में बेचते थे और इससे प्रॉफिट भी गेन करते थे और उसके बाद में अपने लिए भी वो स्टोर करके रख पाते थे। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें गवर्नमेंट का काफ़ी लॉस हो रहा था, तो इसके चक्कर में गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको ऑटो रेगुलेट करेंगे, यानी हर दिन इसकी प्राइजेस को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट के। 2010 में कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले पेट्रोल को ऑटो रेगुलेट किया और वहीं जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो डीजल के प्राइस को भी ऑटो रेगुलेट कर दिया, यानी कि दोनों के दोनों प्राइस अब ऑटो रेगुलेटेड हैं, यानी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट के चेंज होते हैं। अब आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट नहीं इंटरनेशनल मार्केट की वजह से इतना बढ़े, तो ये गलत है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 31 रुपये 75 पैसे है, लेकिन हमें आज 90 रुपीज़ के लगभग में पे करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट का टैक्स। इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से 2 टैक्स इन्वॉल्व हैं, पहला स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा इसमें डीलर का कमीशन भी अलग से जाता है। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल बनता है जाकर के लगभग 32 से 45 रुपए के बीच में। ये हर बार चेंज होता रहता है। अगर हम सन 2010 और 2012 में देखें तो उस समय एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो थी $118 और आज की जो कीमत है वो है $85, यानी आज से बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी उस समय। लेकिन उस समय आज की तुलना में प्राइजेज काफ़ी नीचे थे। तो क्या मतलब है क्यों आज के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस घटती है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ने के कारण आपको एक स्टेबल प्राइस पे करना पड़ता है, यानी इसके कारण भी प्राइस हमेशा बढ़ती है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो फिर से गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, यानी फिर आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, यानी दोनों कंडीशंस में आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। अब क्या इसके प्राइजेस कम होंगे, तो इसका आंसर है नहीं। अगर कहीं भी कभी भी गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस बढ़ाती है तो उसको दोबारा कम नहीं करती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का मानना है कि इस पे जीएसटी अप्लाई किया जाए। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी का जो टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू परसेंटेज है वो है 24%, यानी लगभग लागू होता है 18%, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन है 24%। अगर गवर्नमेंट 1 रुपए भी कीमत कम करती है तो उसको मंथली 1320 करोड़ का नुकसान होगा। तो 1 रुपए कम करने का भी नुकसान इतना होता है, आपको पता हो चुका है। तो क्या गवर्नमेंट अपना खुद का नुकसान करना चाहेगी, तो इसका आंसर है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे देश की मीडिया है ये भैया कभी सही नहीं दिखाती। अगर प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो वो आपको ये दिखाएंगे कि बाकी कंट्रीज में भी प्राइसेस हाई हो रहे हैं। अब कुछ कंट्रीज का मैं रेशियो उठाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस समय पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 50 रुपये, नेपाल में 70 रुपये, श्रीलंका में 60, ओमान में 45 और भूटान में 49। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन देशों के मैंने नाम लिए हैं इन देशों की जो करेंसी है वो हमारे देश से काफ़ी लूज है, यानी हमारे देश का 1 रुपया उनसे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ऐसे देशों में जो प्राइजेस हैं पेट्रोल के वो काफ़ी नीचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेती। ऐसा नहीं है कि हर जगह प्राइजेस हमसे कम ही हैं, कुछ जगहों पर प्राइजेस हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे साउथ कोरिया 94, ऑस्ट्रिया 101 यानी 101 रुपये, जापान 95, जॉर्डन 97, फ्रांस 138 और इजराइल 120 रुपीज़, और सबसे ज़्यादा तो हांगकांग 170 रुपीज़। लेकिन इस कंट्रीज़ में जो इतने ज़्यादा प्राइजेस हैं इसका भी रीज़न है। एक्चुअली में अगर ऐसी कंट्रीज़ की हम रेशियो अर्निंग देखें तो एक मिनिमम पर्सन उसकी जो औसतन वेतन होता है वो लगभग होता है 5 लाख रुपए, लेकिन हमारे देश का अगर औसतन रेशियो निकाला जाए वेतन का तो वो लगभग आता है 15,600 रुपये। लेकिन इसके बावजूद भी हमें सबसे ज़्यादा पैसे पे करना पड़ रहा है। अब अगर वहाँ के औसतन वेतन इतना है तो वहाँ पे प्राइजेस हाई होना ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर कंपेयर किया जाए थोड़ा सा तो हमारे देश से वहाँ के प्राइस लगभग 8 से 10% ही ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा रेवेन्यू होने के कारण, यानी अगर उसको हम वेतन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो लगभग हमें 200% से ज़्यादा पे करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग। तो वहाँ प्राइजेस हाई होना ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो अर्निंग प्रोसेस है और वहाँ का जो औसतन वेतन है वो हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक और षड्यंत्र हो सकता है कि अब गवर्नमेंट हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने जा रही है, यानी बड़ी जल्दी, आपने भी जल्दी ही में देखा होगा कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं अपनी टेस्ला मोटर्स के कारण। क्यों? क्योंकि उनकी जो टेस्ला मोटर्स है वो एक इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत जल्दी इंडिया में लाया जा रहा है। तो शायद हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इलॉन मस्क के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसकी पिक ये। अब क्या इसके पीछे कोई एक बिजनेस मॉडल है कि इस समय प्राइजेस को हाई करके हम लॉन्च करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ताकि हम बहुत जल्दी अपने इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज कर दें। इंडियन गवर्नमेंट ने एक दावा किया था कि सन 2030 तक हम लगभग 100% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज कर देंगे, लेकिन हुआ यूं कि कुछ समय बाद उन्होंने फिर से रीट्वीट किया और उन्होंने ये बताया हम 30% गाड़ियों को चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। लेकिन ये 30% रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो लगभग हमारे यहाँ जितने भी व्हीकल्स यूज़र हैं उसका अगर इंडियन गवर्नमेंट 20% भी कर लेती है तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी हमारे लिए। बट ऐसा होने वाला नहीं, बहुत जल्दी लोग अपनी गाड़ियों को बेच करके इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली अगर औसतन कीमत देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो अकॉर्डिंग टू टेस्ला मोटर चार्ज करी लगभग 50 से 60 लाख रुपए एक गाड़ी का, और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि हर कोई इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये माइंड मेकअप बना करके गवर्नमेंट ऐसा कर रही। कुछ ऐसे प्रोसेस है जिनको मैं अभी रिवील नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही, तो उसको हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि क्यों प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।